अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि गंदम का स्कैंडल जो है वो नया रुख अख्तियार कर गया है और नाकिस गंदम की इंपोर्ट के हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से नजरसानी दरखास्तों पर भी समात हुई, उसको भी आज शामिल गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ तहरीक इंसाफ ने 9 मई को पुरअमन एहतजाज की भी कॉल दे दी है। इस ओवरऑल इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और इस हवाले से आज पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, फ़हीम अख्तर खान, परवेज संधेला और उमर दराज गोदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं बिशारत राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया और पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया, क्या समझते हैं ये हुकूमती इत्तेहाद के लिए कितना बड़ा धचका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नक्की साहब। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो समाअत हो रही थी, पूरी कौम की नज़रें इस केस पर लगी हुई थी क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें जो अलाट की माल गनीमत के तौर पर बांटी गई थी बाकी सियासी जमातों में, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी की गई। और बिलखसूस जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि उन्होंने अटारनी जनरल से पूछा और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे पूछा कि अगर पार्लियामान 206 नशिस्तों पर टोटल जो है उसका बनता है, तो अगर उसमें से 200 आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आते हैं और बाकी सियासी जमातों के अगर 6 उम्मीदवार जीत कर आते हैं, तो क्या मखसूस नशिस्तें 6 सियासी जमातों को जो लोग जीत कर आते हैं उनको दे दिए जाएंगे या बाकी आज़ाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? और जब ये बात वो कर रहे थे तो फिर उन्होंने एक बात ये भी की थी कि 200 लोग जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं, उन्होंने उनके पीछे एक पूरी वोट लेकर आए हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी होती है और हम मैंडेट की बात करते हैं और मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। जिस तरह आपने सवाल पूछा कि ये किस तरह होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये एक आईनी अमेंडमेंट करने जा रहा था और जिसमें अमेंडमेंट जो जुडिशल पैकेज के हवाले से करने के लिए जा रहा था, वो पता नहीं किस तरह की रिफॉर्म्स ला रहा था। वो कभी ये कह रहा था जी कि हम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल के लिए फिक्स करेंगे, कभी कह रहा था 65 से 68 तक उनकी जो एज लिमिट है वो बढ़ाएंगे। अगर ये 65 से 68 तक लिमिट बढ़ाने की बात थी तो ये अदालती रिफॉर्म्स की बात नहीं थी। असल में ये एक जुडिशल पैकेज के नाम पर एक इसमें एक बदनीति का अंसर शामिल था जो ये करना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत करना चाहती थी, जो अमेंडमेंट लाना चाहती थी, वो फिलहाल उनके लिए ये रुक गई है, वो नहीं कर सकेंगे। उनके लिए बड़ी दीवार खड़ी होगी। अच्छा, इसी पे ही मैं फ़हीम अख्तर आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि अब कौमी और सूबाई असम्बलियों में तनासुब पे कितना फ़र्क पड़ेगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से? बहुत शुक्रिया नकी साहब। बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा जो केस था और ये आखिरी टेस्ट केस मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए था कि क्या वो नजरिया जरूरत इख्तियार करती है या फिर वो आइन, कानून और इंसाफ की बात करती है। और यकीनन जो आज अबूरी रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है, ये उनकी अभी तक की तो फतह है, लेकिन आगे जब केस चलेगा तो फिर इसके टोटल जो फैसला आएगा तो फिर वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो जो सवाल आपने किया कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि जो कौमी असम्बली है वहां पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका जो 2/3 अक्सरियत है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर जो है वो जो मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और जो दीगर सियासी जमातों में बांटी गई हैं वो वापस ले लेगा। और फौरी तौर के ऊपर जो इनको जो डेंट पड़ेगा, जो इनके MNAs या फिर MPAs हैं वो अब लटके रहेंगे, ना वो अब MNA होंगे ना फिर वो MPA होंगे। वो उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो उसे कह सकते हैं कि वो रुक जाएंगे या फिर वो मुअत्तल हो जाएंगे। इसके अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी कौमी असम्बली में भी जो नशिस्तें काम होंगी और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इंतखाबात जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक मौका इख्तियार किया हुआ था कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलने का हक है या फिर हमारा ये हमें मिलनी चाहिए, वो आज किसी हद तक जो है वो उनका पॉइंट जो है वैलिड हुआ है। और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, अगर तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी
हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल जो जो कि फैसले के अंदर मेंशन किया गया है कि वो एडिशनल एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा सकते हैं, तो वहां पर ये प्ली भी कर सकती है कि जब मामला सस्पेंड है तो फिर सेनेट के इंतखाबात भी वहां पर हो जाएं, 11 नशिस्तें हैं वो भी उनको मिल सकती हैं, और पंजाब असम्बली के अंदर भी जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी भी सीटें कम होगी, तो एक तकरीबन 76 के करीब जो नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की वो सस्पेंड हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसी पर मैं परवेज इंदिरा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अब ज़ाहिर है ये एक रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसे करार दिया जा रहा है। आज बैरिस्टर गौहर ने भी इस पे गुफ्तगू की है और यही तासुर दिया है। आप क्या समझते हैं कितनी हद तक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात बदलने की उम्मीद बनी है? परवेज इंदिरा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक शायद जी बिल्कुल, मैं मादरत माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुझे नहीं लगता इसको किसी पार्टी की शिकस्त या किसी पार्टी की फतह या किसी का रिलीफ या किसी का नुकसान। देखें, पहले जो 2 फेज थे, जो कानून जहां पर आकर खामोश हो जाता है, जहां पर आपका आइन खामोश हो जाता है, तो वहां पर तशरीह करनी पड़ती है। तो मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर कहा कि क्योंकि हुकूमत कोई इस्लाहात लाना चाहती थी, तो इसके लिए तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है ना अदलिया पे, कि अदलिया ने ये फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि कोई इस्लाहात आ रही थी, उसको रोकने के लिए ऐसा फैसला है। तो मेरे ख्याल में ये जरा ज्यादा कर गए हैं, ऐसा नहीं है। खामोश है कानून यहाँ पर आकर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसको अदालत में लेके गई है तो ठीक है, उनका आईनी हक है। लेकिन जहां तक ये बात है कि ये सीटें जब दूसरी जमातों को दी गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जमात से इल्हाक किया था, उस जमात के कोई भी बंदा पार्टी की टिकट पर जीत कर असेंबली में नहीं आया था, और वहां पर वो सीटें उनकी नहीं बनती थी। ठीक है, ये और वहां पर जो फैसला हुआ वो बाकी की जो जमातें थी उनमें दी गई। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ को उस पर एतराज था, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया, तहरीक इंसाफ को वो सीटें मिल गई हैं। और पहली बात यह है कि ये 3 रुकनी बेंच किसी भी आईनी मामले पर फैसला नहीं ले सकता। कम से कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। ये इस पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा कि 3 रुकनी, तो ये स्टेप ले ही नहीं सकता। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने ले लिया, अदालत बैठी हुई है। आगे जाकर जब 5 रुकनी या लार्जर बेंच बनेगा तो वो फैसला करेगा, क्योंकि यहाँ पे आकर कानून खामोश है। वहां पर आकर वो तशरीह करेंगे कि ये किसको देनी चाहिए, या क्या जिस जमात ने अपनी महसूस नशिस्तों की लिस्ट एक महसूस तारीख से पहले जमा करवाई नहीं है, क्या उसकी बनती है। देखे ना, एक आइन यहाँ पर तो वाजे है ना कि आपने इस तारीख तक अपने महसूस लोगों की, जो आपकी खवातीन आएंगी, उनकी लिस्ट जमा करवानी है। यहाँ पर तो कानून बिल्कुल वाजे है, नहीं जमा करवाई गई जिस जमात के साथ इल्हाक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इससे आगे जो वो तशरीह होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। आगे जाकर देखेंगे, अगर जो 5 या 7 या 10 जज बैठेंगे, इसमें जो भी तशरीह करेंगे, जो भी जाएंगे, कानून में ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं, और जब से आइन बना है कि बहुत सारी जगहों पे आगे खामोशी हो जाती है, आगे कोई रास्ता नहीं होता, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है। तो आगे जाके तशरीह होगी, वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। तो अभी इसका मतलब वक्त कहना है कि ये हुकूमत की शिकस्त हो गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इंसाफ हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको इस बुनियाद पर ना देखा जाए। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि एक तासुर मौजूद था कि कोर्ट के अंदर भी एक तकसीम है, और उस हवाले से अब जब यह फैसला आया तो इस तासुर को ज़्यादा तकवीत मिली है, बात की जा रही है, हकीकत में है या नहीं है ये एक अलग मामला है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या कोर्ट के जो अंदर ये तासुर मौजूद है कोर्ट के हवाले से, उसको कोई हवा मिलेगी मजीद? देखिए, मैं उससे ज्यादा कमेंट इस बात के ऊपर करूंगा कि आज का जो फैसला है वो मेरे ख्याल से आप यूं कहिए कि तहरीक इंसाफ के तो चले हक में है ही है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात की इंडोर्समेंट है कि पाकिस्तान के अंदर अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन कहता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जो उसके ऊपर इल्जाम है कि वो मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की या किसी और की बी टीम है, वो आज इंडोर्स हुआ है कि अगर आप ये अदालत में तस्लीम कर रहे हैं, जो रिटन ऑर्डर में बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 51 खामोश है, तो आपने आर्टिकल 51 को खुद से मानी कैसे दे दिए। और जो संधीला साहब बात पर मारे थे जी, एक सीट भी नहीं जीती हुई, नहीं, असल बात ये नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें लफ्ज पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टी से मुराद वो पार्टी होती है जिसके पास इंतखाबी निशान हो। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फर्क क्या था?
फर्क ये था कि तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इंतखाबी निशान था। तमाम तर तारीफ जो इलेक्शन कमीशन देता है पॉलिटिकल पार्टी की, वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। अब 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन के कितने, फहीम अख्तर मलिक साहब बैठे हुए, वो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनसे पूछिए कितने फैसले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तब्दील हुए अदालतों से। आज एक और फैसला है, और ये पाकिस्तान के लोगों की तौहीन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही थी कि उनका मैंडेट किसी और की झोली में डाला जा रहा था, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बल्ले के निशान वाला फैसला था, ये उसी का एक तसलसल था। लेकिन अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उसमें से रेस्क्यू करने की कोशिश की है। मैं आपको एक बात बताऊं, बल्ले का निशान हो या ये जो मखसूस नशिस्तों वाले मामलात हैं, इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, हम सब नहीं उठा पाएंगे। वो भी एक जुल्म था पाकिस्तान के वोटर्स के साथ। और आप देखिए ना, पाकिस्तान के वोटर्स जिसको सबसे ज्यादा जितवा के जिन्होंने भेजा, नंबर 1 पार्टी कौन थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी। लेकिन आपने क्या किया कि आपने मखसूस नशिस्तें उनको छोड़ के अपनी जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती थी वो भी उनको देके उनका उनको कहा नहीं, हम आपको नंबर 1 बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून नंबर 1 बनेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से इस बात के ऊपर मोहर लगी है कि नंबर 1 पार्टी वही है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने फेयर तरीके से जितवाया है। और जब आप फेयर प्रोसेस नहीं करते जमहूरियत के अंदर, तो जमहूरियत का सिर्फ नाम इलेक्शन करवा के मखसूस पार्टी को जितवा के वजीर आज़म बनवाना नहीं होता, पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करवाना होता है। तो मेरे गोंदल साहब से एक सवाल छोटा सा। जी जी गोंदल साहब, ये 3 रुकनी बेंच कर सकता था, ये तो 5 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए था? जरा इस पे भी फरमा दीजिए। परवेज सिंधेला साहब, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। परवेज सिंधेला साहब, आपने मुझे एतराज किया था। राजेश साहब आपकी तरफ भी आता हूं, जरा मुझसे जवाब दे दीजिएगा प्लीज। साहब, खाकसार जो है, खाकसार कानून की डिग्री रखता है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं उसको बता देता हूं। और प्रोसीजर एक्ट, वो एक्ट जो है वो भी मैंने देखा है। देखिए, ये पहला सवाल था मेंटेनेबिलिटी का कि क्या उसको मेंटेन रखा जा सकता है, क्या वो काबिल समाअत है कि नहीं है। देखिए, जब आता है इंटरिम रिलीफ तो हाई कोर्ट क्या लोअर कोर्ट से फौरी तौर पे मिलता है, और उनका इंटरिम रिलीफ यही था कि हमारा राइट ब्रीच हो रहा है। उनका ठीक है, आपका राइट ब्रीच हो रहा है, यहाँ इसको रोकते हैं। बाकी ये मैटर उन्होंने भेज दिया 3 रुकनी कमेटी को। अब 3 रुकनी कमेटी चाहे फुल कोर्ट बना दे, चाहे लार्जर बेंच बना दे, ये उनका इख्तियार है। उन्होंने कोई उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं किया, बिल्कुल सही। लेकिन वो ये भी तो कह सकते थे ना कि ये जो है इसको 5 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जी, इस पे मैं के सामने ये सवाल रख देता हूं। जी, उमर आपका कमेंट आ गया। बिचारा साहब, इसी के साथ ये भी एक तो जैसे सिंधरा साहब कह रहे हैं उनका भी जवाब दिएगा, इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा। लार्जर बेंच के हवाले से अभी बात की जा रही है कि ये एक अबूरी रिलीफ है, इसके बाद जो है वो लार्जर बेंच बन सकता है या नहीं। तो जाहिर है ये भी एक बड़ा सवाल है इस हवाले से कि इसके क्या आगे सूरत हाल क्या बनेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सिंधेला साहब को जवाब देना चाहता हूँ। सिंधेला साहब ने मुझे कहा था कि एक दोस्त ने बैठे हुए जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से। देखिए सिंधेला साहब, मैंने बात ये नहीं की थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि उस वजह से उन्होंने फैसला किया। मैंने ये बात की थी कि जो हुकूमत लाना चाहती थी इस्लाती पैकेज जुडिशल में, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी वजह से हुकूमत फिलहाल वो नहीं कर सकेगी। मैंने ये जवाब दिया था। रही बात आपकी, जो आपने कहा कि ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, 5 रुकनी बेंच ने क्यों नहीं किया? तो हजूर वाला ये जो थी ये अपील थी 185 के तहत। जो लार्जेस्ट बेंच होता है 184(3) के तहत वो लार्जेस्ट बेंच बनता है। जिस तरह आज वो 151 की तशरीह के हवाले से बात की गई, अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम इसको कमेटी के पास भेज देते हैं। और कमेटी में 3 लोगों पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर। अगर हम ख्याल हुए तो उन्होंने कहा जी कि 3 रुकनी बेंच सुनेगा या 5 रुकनी बेंच सुनेगा या 7 रुकनी बेंच सुनेगा, तो फिर चीफ जस्टिस को वो फैसला मानना पड़ेगा। फैसला वो कमेटी करेगी ना, उसी की जानिब आएगा। मैं फहीम अख्तर आपकी तरफ आऊंगा। आज जस्टिस अमीन के ये रिमार्क्स भी सामने आए कि अगर किसी एक जमात को इंतखाबी निशान नहीं अलॉट होता तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। आप क्या समझते हैं ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई में शमूलियत की दरखास्तें हैं, उनकी अपीलें हैं, क्या उस जानिब भी ये मामला बढ़ पाएगा? देखिए, मैं पहले जो संदेला साहब ने एक बात की थी कि सियासी जमात को पहले अपना जो रिजर्व सीट्स के लिए अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो जमा करानी पड़ती है, और फिर इलेक्शन उस जमात का लड़ना और फिर वहां से जीतना भी उन्होंने कहा कि ये जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही बात की और फैसले के अंदर भी ये चीज मौजूद है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाना चाहता हूँ। फाटा इंजमाम के बाद जब फाटा के इलाकों में
इलेक्शन हुआ था उनकी सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर 3 जो आज़ाद MPs मुंतखब हुए थे वो शामिल हुए थे, और उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक मखसूस खातून की नशिस्त जो है वो फराम कर दी थी। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं किया था, और जो फाटा इंजमाम के बाद जो नशिस्तें बनी थी सूबाई असम्बली की, वहां पर भी उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया था। तो ये एक तारीख मौजूद है, और ये मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं, उनको एक ये नो बाल पे फ्री हिट मिली है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये साबित कर दें कि यही इलेक्शन कमीशन था, उसने पहले ये तशरीह की है और अब ये कह रहा है, तो ये कोई ऐसी कोई जवाज नहीं है, कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है कि आप जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो आइन कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए वो आप ना दें। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से या फिर जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से ये कहा गया कि क्या एक सियासी जमात जो है वो उससे अगर इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, जस्टिस तो अतर क्या मिनल्ला ने कहा था, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि क्या वो इलेक्शन उससे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी वाला एक केस था जिसका हवाला कई दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाला मामला गया था उसका हवाला दिया गया, और आइन ये कहता है कि सियासी जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है। सियासी जमात के जिस तरीके से हर शख्स के हकूक हैं वैसे ही वर्कर के और सियासी जमात के भी हकूक हैं, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन से ज्यादा तहरीक जो पार्टी का आइन है उसके ऊपर फोकियत ज्यादा दी गई है। और यही वजह है कि एक बड़ी सियासी जमात जिसने साबित किया है कि उसने चारों सूबों के अंदर वोट लिए हैं, चारों सूबाई असम्बलीज के अंदर उनके उम्मीदवार भी थे, और कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात थी, जो जुल्म जो ज्यादतियां तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं, वो तो एक पूरी तारीख मतलब आपके सामने है, हम सब के सामने है कि कैसे उनके उम्मीदवारों से जो है वो बैलेट जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने जाते थे वो जमा नहीं कराने दिए जाते थे। तो ये मामला मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिनल्ला की हद तक जो है वो आगे ये लेके जाएं, उस तरफ जाएगा। अच्छा, इसी पे मिसाल साहब आप इसमें मेरे ख्याल में कमेंट करना चाह रहे थे, आप कमेंट कीजिएगा, फिर जरा आगे भी बढ़ते हैं। मैं सवाल आपके ये फहीम साहब ने ठीक कहा, बाप के हवाले से जो उन्होंने बात बताई, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था जब इलेक्शन कमीशन से पूछा था जस्टिस मंसूर शाह ने कि आप ये बताएं जी कि एक बड़ी पार्टी जिसने सीटें ली, आज़ाद उम्मीदवार लोग उसके आए, जीत कर इलेक्शन आए, तो किस तरह देंगे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा ओके जी, हमारा इलेक्शन कमीशन हमने क्या किया हम बताते। पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया सिरे से जी कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी पार्टी तस्लीम ही नहीं करते। फिर ये हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि आपने 25 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन किया जी कि ये पार्लियामानी पार्टी है। अगर आप इसे सियासी पार्टी तस्लीम ही नहीं करते तो फिर पार्लियामानी पार्टी का नोटिफिकेशन जारी करते। फहीम साहब बैठे हुए इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, तो उनके फैसलों में इतजाज था इलेक्शन कमीशन के फैसलों में, जिस तरह बाप का 25 मार्च वाला। जी 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 जी। अच्छा, इसी पे मजीद भी हम बात करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक का भी जिक्र करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, गंदम स्कैंडल का जिक्र करते हैं। राय साहब, ये गंदम स्कैंडल का जो मामला है, आप क्या समझते हैं कि इसमें अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया? जो गंदम इंपोर्ट की गई वो सिर्फ नाकिस नहीं थी, बल्कि ABN न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि उसमें कीड़े भी थे। 13 लाख मीट्रिक टन गंदम थी जो कीड़ों वाली थी। तो इसमें आप क्या समझते हैं, ये मामला, ये स्कैंडल अब जो निगरान हुकूमत थी उसके गले का तोक बनते जा रहा है? नहीं, नक्की साहब, जब आप तहकीकात का जिक्र कर रहे थे ना, तो मैं हंस रहा था। यहाँ पर बहुत सारे तहकीकाती कमीशन बने, ये 70 से लेकर आज तक बन ही रहे हैं। कोई इंक्वायरी कमेटी बन रही है, कोई इंक्वायरी कमीशन बन रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि ABN ने खबर ब्रेक की थी, तो आज हमारे रिपोर्टर ने ये भी खबर ब्रेक की थी। ये बताया गया था जी कि हमने गंदम इंपोर्ट इसलिए की कि हम यहाँ आटा बनाकर बाहर बरामद करेंगे, फिर वो ज़र मुबादला कमाएंगे। पता नहीं हम कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें आज तक इसका पता नहीं चला। और अगर तहकीकाती कमेटी बनी और शुरू हुई तो कुछ भी असल वसूल नहीं होगा, जिस तरह पहले होता रहा इसी तरह, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम हैं और ये खुरा कहीं और जाकर मिलता है। वो लोग नहीं चाहेंगे कि इस पर जो है ना वो तहकीकात मुकम्मल की जाए, और जिन्होंने पैसा लूटा है इस कौम का वो नहीं चाहते कि इस कौम को पैसा वापस किया जाए, और ना वो चाहेंगे और ना वो इतना अख्तियार देंगे जो तहकीकाती कमेटी कौन तहकीकात करेगा? इनके पास खुद का अख्तियार क्या है? जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या अख्तियार है? प्राइम मिनिस्टर आज इंटीरियर मिनिस्टर का बयान सुन लें। उसने आज कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कि जी जो लोग कह रहे हैं कि जी मैं इसमें मुलव्वस हूँ, तो उन्हें कुछ तहकीकात कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस पार्लियामान में फैसल वाडा बैठा हो, जिस पार्लियामान में मोहम्मद औरंगजेब जैसा बैठा हो, जिस पार्लियामान में
मोहसिन नकवी बैठा हो, जिस पार्लियामेंट में अनवर काकड़ बैठे हो, तो वो कहाँ से आए, किन के लोग थे? ये छोड़े, ये कुछ नहीं हासिल वसूल होगा सर। ठीक है, ये कागजी कार्रवाई है, आप समझते हैं। मैं फहीम अख्तर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी बिचारे राज साहब ने भी बात की है कि कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या कोई आज़ादाना तहकीकात कर पाएगी वाकई ये कमेटी, या बाकी बस ये कागजी कार्रवाई है और उसके बाद मामला जो है वो ठप हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा? देखें, जिस वक्त गंदम इंपोर्ट कराई जा रही थी और जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी और वफाकी काबीना से जिसके बाद में मंजूरी ली गई थी, उस वक्त चेक करें कि सेक्रेटरी काबीना कौन थे। सेक्रेटरी काबीना यही हैं जो इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकाती कमेटी के वही सरबराह हैं। तो ये एक चीज। दूसरी बात ये कि ये जो सारी जो तहकीकात की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा निगरान सेटअप जिस तरीके से उसको बढ़ाया गया। पंजाब में तो माशाल्लाह परवेज इलाही से भी ज्यादा वक्त गुजार गया मोहसिन नकवी साहब बतौर वजीर आला पंजाब। अब इन्हीं की मरहून मेहनत वफाकी हुकूमत बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब की और फिर मरियम बीबी की, जो पंजाब में उनको वजारत आला मिली। अब ये कैसे मुमकिन है कि ये अपने मौसमों के खिलाफ जो वो कार्रवाई करें? और जो कुछ कार्रवाई चल भी रही है, ये मैं समझता हूं कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है या फिर आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि इससे निकलना कुछ नहीं है। किसानों का बेड़ा गर्क हो चुका है। किसानों ने जितना इनपुट लगाया था अपनी गंदम के ऊपर, उनकी गंदम सड़कों पर रोल रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। कहीं औने पौने दामों अगर वो खरीदो फरोख्त उसकी हो भी रही है, तो अब ये जो तहकीकात चल रही हैं जो कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर लंबी होती जा रही हैं, इन द एंड यही निकलेगा कि अब हम किसानों से ये जो गंदम है ये खरीद रहे हैं और फिर बारदाना भी ज्यादा कर दिया जाएगा, और फिर जो जखीरा अंदोज हैं जिन्होंने औने पौने दामों लोग किसानों से गंदम खरीद ली है, वो फिर इनसे जो हुकूमत है वो परचेज कर लेगी और किसान के हाथ में फिर कुछ नहीं आएगा। अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान की मीशत को होगा, पाकिस्तान के किसानों को होगा। आइंदा साल फिर जब इंपोर्ट करा के दिहाड़ियां लगा दी गई हैं, फिर अगले साल जो गंदम की पैदावार है उसमें वाज़े कमी आएगी, क्योंकि नुकसान तो कोई भी नहीं करना चाहता कि नुकसान करें और फिर फसल भी लगाएं। कोई आप उसे कहते हो सवाब का काम तो है नहीं कि वो सवाब समझ कर करते रहेंगे, नुकसान उठाते रहें। ना फीस सबील तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, ज़ाहिर है सबकी मीशत और किसान की मीशत जुड़ी है गंदम के साथ यकीनन। अच्छा, इसी पे मैं परवेज संदेला साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं, एक तो ये तहकीकाती कमेटी के वाले से अभी तक सवालिया निशान है, यह तासुर है कि कातिल भी वही मुनसिफ भी वही, तो क्या इंसाफ होगा? और इसके साथ साथ एक फॉर्म 47 की धमकी भी दी गई थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की जानिब से हनीफ अब्बासी साहब को। ये जो है किस हद तक इन तहकीकात पर असरअंदाज हो सकती हैं, इस नौयत की धमकियाँ जो? देखिए, मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ जितने मेरे दोनों साथी हैं कि कुछ भी नहीं होना, और ना कभी पहले हुआ है। हमारी तारीख भी ऐसी है कि हमने कभी कोई इंक्वायरी कमेटी है उसको पूरे चढ़ते नहीं देखा। ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है, इससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी नहीं है कि कभी भी कोई कमेटी जो बनी है और उसने कोई फैसला किया और उस पर लगा। देखें, होना ये चाहिए कि ये जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, कि देखें यही समरी शहबाज साहब के पास आई थी जब वो पीडीएम की हुकूमत में थे, उन्होंने रिजेक्ट की थी। लेकिन बाद में जो काकड़ साहब शायद खुद वजीर खुराक भी शायद उस वक्त खुद ही थे और वजीर आजम भी खुद ही थे, तो इनके पास ये जब 1 सितंबर को ये समरी आई और 4 सितंबर को इन्होंने इम्प्रूव कर दी, तो इनसे सवाल होना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए। और इंक्वायरी में अगर ये जिम्मेदार निकलते हैं तो मैं तो शायद एज ए पाकिस्तानी होने नाते बहुत आगे तक जाऊंगा कि इनकी तमाम जायदाद बेचकर किसानों को रिलीफ देना चाहिए और इसमें जो इन्वॉल्व है तमाम को इबरत का निशान बनाना चाहिए। देखें, एक उम्र दराज गोंदल साहब बैठे हैं, ये एक जिम्मेदार घराने से हैं। ये जब हमारे घरों में भी जब हम गंदम काट रहे होते हैं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे वाले साहब जो है पूछते हैं कि पिछली कनक किन्नी पई है और अगो किन्नी रखनी है। तो क्या वजीर आजम साहब ये इस बात से ला इलम थे कि उनको नहीं पता था कि हमारी जो बम्पर करने जा रही है, जो गंदम आने जा रही है, वो आप देखें हमारे जो 40-50 मन निकलती थी वो 70-75 तक गई इस दफा हमारे पास। तो वो रुल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें मौजूदा हुकूमत को इल्जाम दे देना कि वो खरीद नहीं रही और फिर वो जहीरा दोजों के पास चली जाएगी, तो ये ठीक है, ये बातें बैठ के दूसरों पे करनी आसान होती है, लेकिन इतना आसान हुकूमत के लिए भी नहीं है। उनको भी पता है किसान रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अपने तौर पे वो जो कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ देना भी चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब अगली दफा फिर फसल लगने की बारी आएगी तो ये चीजें बड़ी इसमें होगी। और जहां तक फार्म 47 की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको इसी बात पे अरेस्ट कर लेना चाहिए, उनको पकड़ लेना चाहिए। इसका मतलब है कि जिम्मेदार तो आप हैं।
यार एक दफा सच, अब फैसला आप करेंगे, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने दे। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपको बड़ी अच्छी बात लगती है वो सच है, और जो आपको अच्छी नहीं लगती वो मुजरम है, वो मुल्जम है। ना करेगा ना इस तरह, आप ना फैसला करें, आप ना अदालत बने यहाँ पर बैठ के यार, कम अज कम। तो अगर वो उन्होंने ये बात कही है, और तो मेरे ख्याल में इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हेड कर रहे हैं, वो तो लीड कर रहे हैं, वो तो ये इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये बात जी। वो अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब सबसे पहले तो मुजरम वही है, वहीं पे उनको पकड़ लेना चाहिए। एक केस में जान छुड़वाने के साथ वो दूसरे केस में फंस रहे हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। फॉर्म 47 वाली बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए काकड़ साहब से, मैं इसके भी हक में हूं। ठीक है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके भी आप हक में हैं। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूंगा, इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि गंदम का स्कैंडल आया, हम भी ब्रेकिंग दे रहे हैं, 13 लाख मेट्रिक टन थी, कीड़े वाली थी या नाकिस इंपोर्ट की गई, और इस वक्त तहकीकात की जा रही हैं, फिर हुकूमत खरीदेगी नहीं खरीदेगी। इस सारी स्टोरी में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो बेचारा किसान है, वो फ्लोर मिल्स उनसे औने पौने दामों खरीद रही हैं, मिडल मैन खरीद रहा है। अब आप क्या समझते हैं ये ऊंट किस करवट बैठेगा? वो तो अभी तक सरापा एहतजाज हैं, गंदम लिए सड़कों पर बैठे हैं। ये ऊंट किसी करवट भी नहीं बैठेगा। संदेला साहब दुरुस्त कह रहे थे कि हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं जब गंदम हमारे घर में आनी होती है या चावल की फसल आती है, लेकिन इस सारी कहानी के अंदर जिस तरह वो खुद बता रहे थे कि नहीं ऐसे भी नहीं होता, उन्होंने एक भी ऐसी मिसाल नहीं दी। देखा कि आपने फलां कमीशन या फलां इंक्वायरी कमेटी बनी थी तो उन्होंने कितना शानदार फैसला किया, कितना अमल दरामद हुआ, एक भी वो अमली मिसाल नहीं दे सके। आप आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत देख लीजिएगा फैजाबाद धरने के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपने बनाए गए कमीशन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ये समझ रहे हैं इस किस्म की इंक्वायरी कमेटीज कुछ करेंगी। देखिए कुछ भी नहीं होगा, एक दूसरे को फिक्स करने के में लगे रहेंगे, हर कोई अपने वक्ती मफाद के लिए सियासत भी करेगा, बयानात भी देगा। मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि पंजाब के अंदर किसानों का 300 से 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ, उनका नुकसान उनके खाते में जाएगा। आपने तकरीबन 150 अरब रुपया फर्टिलाइजर्स कंपनी को जो ये कंपनीज है उनको दे दिया, जो सब्सिडी की मद में उनकी भी अय्याशी हो गई। इस सारी सिचुएशन में पंजाब सबसे बड़ा कंसर्निंग सूबा है, लेकिन उस सारे कंसर्निंग सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बनती हैं सूबे की, वो इररेलेवेंट हैं। आपको मरियम नवाज कहीं पे नजर नहीं आ रही। आज भी मुस्लिम लीग नून का इजलास था मॉडल टाउन के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया, इससे पहले भी 2 दिन नशिस्तें हुई, लेकिन लगता यह है कि पंजाब को चलाने के लिए मरियम नवाज को दाएं जानिब देखना पड़ता है, परवेज रशीद की जानिब, बाएं जानिब देखना पड़ता है मरियम औरंगजेब की जानिब। जब यहां से भी चीजें नहीं होती तो फिर वो देखती हैं वापस रायबंड या जाती उमरा वीडियो कॉल या कॉल के ऊपर वो मुशावरत करती हैं या वहां से रहनुमाई लेती हैं। मेरे ख्याल से इस पूरे सिनेरियो के अंदर मरियम नवाज एक किसान रहनुमा से मिली हूं तो संदेला साहब मेरी रहनुमाई फरमा दें। कोई कमेंट दिया उन्होंने इस हवाले से कि देखिए जी हम अपने किसानों को करेंगे जी, हम उस तरफ आएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। यूं लगता है कि पंजाब के किसान इस वक्त बिल्कुल लावारिस है। आप 1000 बार बुजदार के ऊपर सवाल करें, आप 1000 बार कहें कि अब जी पंजाब अब उसके वारिस आए हैं और पिछले दौर में लावारिस थे, वो सारी सूरत हाल अपनी जगह के ऊपर होगी। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि पंजाब के किसानों को अगर उनकी अजनास का, उनकी फसलों का सबसे ज्यादा मुआवजा मिला तो वो उस्मान बुज़दार और तहरीके इंसाफ के दौर में मिला। मैं उस्मान बुज़दार को ना डिफेंड कर रहा हूं ना मेरा एक कंसर्न है, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन ये जो अभी हाल ही में पंजाब के वारिस आए हैं, ऐसे वारिस आए हैं कि पंजाब के लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे वारिस क्या कर रहे हैं। हमारे वारिसों को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पॉइंट दीजिएगा, मेरे ख्याल से ये डंक टपाओ पॉलिसी है, ये एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कुछ बात गेम खेलेंगे, कुछ नहीं जवाब देना चाह रहे हैं। और देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी लीडर होने की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब से गंदम स्कैंडल पर जवाब मांग लिया है, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि इस पे कोई बोला ही नहीं है, खामोश है, और अगर आप मरियम के बारे में ये कह रही हैं कि मरियम लेफ्ट साइड पे देखती हैं तो उनको परवेज चीजें पूछना पड़ता है, जवाब ना मिले तो खुदा का खौफ करें यार। 2 महीने तकरीर करने के बाद जो प्रोजेक्ट उन्होंने कहे थे उसमें से आप ये देखें कि कितने प्रोजेक्ट इस वक्त वो वर्किंग है, वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने एयर एम्बुलेंस का कहा, वो पंजाब में लाकर खड़ी कर दी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दवाइयां फ्री घरों में पहुंचाने का कहा, कल उसका ओपनिंग कर दी उन्होंने। उसके बाद फील्ड हॉस्पिटल 32 जिसमें हर रोज 5000 बंदा चेक होगा। आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक दिन में
16,000 लोगों का इलाज होगा वो कर दिया। हर बड़े अस्पताल ठीक है, मंसूबे दे रही है जी हेल्थ के हवाले से। ठीक है, वो 565 चीजें और बनवा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं है उनको। उमर साहब का कमेंट ले लें। ऐसे ना करें, ये ज्यादती ना करें। ठीक है प्रवेश साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया उसमें ना लपेटे। मरियम नवाज ठीक है, जवाब ले लें। आप किससे कर रहे हैं? आप संधेला साहब से कर रहे हैं। संधेला साहब उमर दराज आप जवाब दीजिए। लेकिन जरा मेरी गुजारिश सुन लें। कल रीवैम्पिंग करने गई हुई थी शादरा उस मेट्रो स्टेशन का। भाई मरियम नवाज हुकूमत का उससे क्या ताल्लुक है? शादरा फ्लाईओवर मोहसिन नकवी के दौर में बना, उससे भी पहले चौधरी परवेज इलाही ने उसकी मंजूरी दी थी। रिवैम्पिंग के सारा जो प्रोसेस है वो हमने देखा मोहसिन नकवी के दौर में हुआ, कल जाके उन्होंने तख्ती लगा दी। रही बात फील्ड अस्पतालों की, मुझे ये बताइए कि इसी ब्यूरोक्रेसी ने क्या शहबाज शरीफ से फील्ड अस्पतालों को का इफ्तिताह नहीं कराया था? क्या उस्मान बुज़दार के दौर में नहीं हुआ था? कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। आपका प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूं, ये भाई गंदम का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप बताएं। आप हमें बता रहे हैं सस्ती रोटी खिला रहे हैं। सस्ती रोटी अगर आप किसानों की मौशी कत्ल करके खिला रहे हैं तो भाई तो फिर तो बिस्मिल्लाह। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो आपका ठीक है, आपका वो ठीक है जी, ब्रेन चाइल्ड आपका हो, जो जस्टिफाइड हो सके। चले उमर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं प्रवेश साहब जो है जो 1 साल में एक्टिव होगा। इस वक्त पंजाब के जितने अस्पताल हैं, आप जाकर देखें कि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर फ्री। देखिए ऐसे ना करें कि आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। अब आप जो प्रोजेक्ट का नाम लेंगे, कोई किसी के खाते में डाल दें, कोई किसी के खाते में डाल दें। मतलब जो प्रोजेक्ट नाकाम पड़े हुए थे, नहीं चल रहे थे, उनको दोबारा अगर आप लेके आ रहे हैं तो वो भी आपके खाते में क्रेडिट नहीं पड़ना। क्योंकि ये मोहसिन नकवी ने कहा था, क्योंकि ये शहबाज शरीफ दौर में हुआ था, या बुज़दार के या परवेज इलाही दौर के। ऐसे जो जिस हुकूमत में ये काम हो रहा है वो हुकूमत उस पर जाकर अपनी तख्ती लगाती है, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है वो तख्ती नहीं लगा सकते? मुकम्मल उनके दौर में हुआ है। अब फर्ज किया कि अगर आप कहें कल वो जो लाहौर का रिंग रोड कंप्लीट हो रहा है, कल वो कंप्लीट हो जाएगा, मरियम नवाज जाएगी, तो आप इस पे इतराज कर देंगे क्योंकि ये फलां दौर से शुरू था, तो यहाँ पे क्यों तख्ती लगाई गई है? देखिए उनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो रहा है, और अभी सिर्फ 2 महीने उनके दौरे मुकम्मल हो रहा है, तो यकीनन उनकी तख्ती मिली है। उमर साहब जरा थोड़ा सा वेट करें, ये हुकूमत 5 साल के लिए है, ये 2 महीने की कारकर्दगी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 2 महीने की कारकर्दगी, अभी 5 साल मजीद भी देखें, इस पे मजीद भी बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस का, और मैं बिशारा साहब इस पे आपसे जानना चाहूँगा, ये भी बड़ा अहम केस है, और आज कमीशन रिपोर्ट पे जो बरहमी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि इस रिपोर्ट को मुस्तरद करके दोबारा इंक्वायरी का हुक्म आ सकता है? नक्की साहब, आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट कल पेश की गई थी, असल में 22 जनवरी को डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि इस इंक्वायरी कमीशन को वो रिपोर्ट पेश करे। फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया था, लेकिन 22 जनवरी को फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमें मज़ीद वक्त दे, हम इस पर मज़ीद इंक्वायरी करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। और 150 सफ़ात की ये रिपोर्ट कल पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस। चीफ जस्टिस साहब, ये वाहिद एक ऐसा जो केस था जिसमें फैसला पहले लिखा गया था और इंक्वायरी कमीशन बाद में बनाया गया था। ये वाहिद पाकिस्तान की अदालती तारीख का केस था जो इस पर इंक्वायरी हुई, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी भी उनके सामने गए, बयानात कलम बंद करवाए। उस वक़्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे हसन इकबाल वो भी गए, IB के जो उस वक़्त के सरबराह थे आफ्ताब आलम वो भी गए, इस तरह जो उस वक़्त लॉ मिनिस्टर थे जाहिद अहमद वो भी गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी कि चूँकि मैं प्राइम मिनिस्टर था और मैंने फार्मर DGISI जो थे उनके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत थे DGC उस वक़्त के जनरल फैज़ हमीद, और उन्हें इजाज़त थी कि वो मुज़ाकरात में शरीक हों। जो उस वक़्त मुज़ाकरात हुए थे फैज़ाबाद धरने में जो धरना हुआ था, हसन इकबाल की तरफ से ये कहा गया था कि चूँकि वो मुज़ाकरात में शरीक थे, जो मायदा हुआ था उसका प्राइम मिनिस्टर से उससे लाइलम थे, उन्हें पता ही नहीं था इसका। यह अजीब व गरीब किस्म का। फिर चीफ जस्टिस ने इसको आज एक आर्टिकल के सीधे दीजिए कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट ऐसी है जिस तरह एक अखबार में आर्टिकल लिखा होता है उस तरह की। जहाँ तक बात आपने की मुस्तरद करने की, मेरे ख्याल में मुझे लग नहीं रहा है कि चीफ जस्टिस साहब इस रिपोर्ट को मुस्तरद करेंगे। उन्होंने आज एक सवाल उठाया जी कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं वो सादगी में सवाल उठाया गया या मुझे समझ नहीं आई इसकी। फेडरल गवर्नमेंट से होकर रिपोर्ट वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं पता करके बताऊंगा आपको। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी हम चूँकि आज जो हमने ऑब्जर्वेशन दी, अच्छा चीफ जस्टिस ने कहा जी मैंने जो आज समाज में ऑब्जर्वेशन दी
इस पर हमें रिटर्न जवाब दें, किससे? फेडरल गवर्नमेंट से। और ये भी कहा कि ये रिपोर्ट आप फेडरल गवर्नमेंट को दे, अगर वो इससे मुतमिन है, सेटिस्फाई है, तो तब भी आकर हमें बताएं, अगर नहीं है तो तब भी हमें आकर बताएं। और चीफ जस्टिस के साथ ये भी कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट के बगैर इसको मुस्तरद नहीं कर सकते, और मुझे लग नहीं रहा है कि इसके मुस्तरद करेंगे। अच्छा नकीब साहब, एक और सवाल है कि अगर वो मुस्तरद कर भी देते हैं जी, और फिर भी कह देते हैं कि इंक्वायरी कमीशन और बनाया जाए, अगर वो इंक्वायरी कमीशन दोबारा बनता है तो फिर वही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आकर वही जवाब देंगे, वही हो, तो फिर क्या निकलेगा उसका? यकीनन उसमें फिर यह है कि कुछ कंडीशन या तो लगा दी जाए कोर्ट की जानिब से। मैं फहीम अख्तर साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपके इल्म में है कि आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि उन्होंने अपने फैसले में, तो जाहिर है कहीं पे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जिक्र नहीं है, कमीशन के हवाले से उनका ये बरहमी जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि जनाब इसमें तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है इस कमीशन की रिपोर्ट में। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बरहमी उसी वजह से है या कुछ और भी वजूहात है? देखिए, काजी फायज़ साहब जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, उनका पूरा फोकस तकरीबन इसी केस के ऊपर ही रहा है, और बारहा इंस्ट्रक्शंस भी जारी कराई गई, और फिर इन्हीं के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर ही ये कमीशन बना। अब कमीशन की जब रिपोर्ट आई है, तो ये जो तवक्को कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद या फिर बाकी जो लोग हैं, जो लोग मुलविस हैं या फिर नहीं थे, या जिनके बारे में सोच रखते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई या फिर कोई प्रपोजल्स आएगा या फिर रिकमेंडेशंस आएंगी, उन्हीं से मुतालिक आएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको क्लीन चिट मिल गई है। उसके ऊपर आज मैं ये समझता हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे, और इस रिपोर्ट को शायद वो मुस्तरद भी कर दें, लेकिन जब मुस्तरद करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आज तो एक समाअत के दौरान ये भी उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम को इख्तियार दे देते हैं, वो देख लें। फिर जब मामला पंजाब गवर्नमेंट का आया तो फिर वहां पर सुबायत वाला मामले को भी लेके आ गए, और फिर आखिर में जब भी कोई चीज खराब होती है या फिर उनके मतलूबा नतायज नहीं मिलते तो फिर 9 मई के वाकयात को जो पकड़ लिया जाता है। आज भी बदकिस्मती से 9 मई के वाकये का भी जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अगर उसको लपेटे में 9 मई को लपेटे में ले लेते, ये बात दुरुस्त है आपकी, कोई भी केस हो ना वो उसको साथ जोड़ देते हैं, उसको नथी कर देते हैं। तो मतलब आज भी उन्होंने यही कहा कि अगर हमारे फैसले के ऊपर या फिर हमारा जो हुक्मनामा था उसके ऊपर कानून साजी कर ली जाती, अमल दरामद कर लिया जाता, तो फिर 9 मई जैसा वाकया ना होता। शायद अब भी वो कह रहे थे कि 9 मई के वाकये का इंतजार किया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है ये सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, और यही वजह है कि थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया जा रहा था। अच्छा, इसी वजह से गुस्से का इजहार। मैं आपसे जानना चाहूँगा परवेज नज़र साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त ये जो आज ज़ाहिर रिमार्क्स सामने आई हैं और बरहमी का इजहार जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आया, उसमें 9 जो नजरसानी की दरखास्तें थी वो दायर हुई, फिर वो वापस ली गई, उसको भी आज चीफ जस्टिस ने डायरेक्टेड मूव कहा है। उसके साथ साथ सानिया 9 मई को जिस तरह से इसके साथ मिलाया है कि अगर इस केस का सही फैसला हो जाता तो फिर उसके बाद 9 मई का सानिया नहीं होता, ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से कि ये केस किस जानिब जा रहा है? मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं जी चीफ जस्टिस साहब से कि वो जो हर केस को 9 मई से जोड़ते हैं, हर दर्द दिल रखने वाला सच्चा पाकिस्तानी जरूर जोड़ेगा, क्योंकि 9 मई एक ऐसा वाकया है कि जिसको पाकिस्तान की तारीख से निकाला जा सकता ही नहीं है। देखें चीफ जस्टिस साहब जो देखें यहाँ मामला जो है ना वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बिल्कुल है। उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो 2016-17 में ये सारा कुछ हुआ था ना जी, धरना किया गया, पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी डायरेक्शन में आ जा रही थी, लेकिन उस वक्त के वो जो फैज हमीद साहब जो हैं, जो भी कुछ हुआ, अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद पाकिस्तान की आज की हालत में बहुत डिफरेंट होती, बहुत फर्क होता। पाकिस्तान जो है अगले 2-4 साल में शायद दुनिया की 17वीं-18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा होता, और बहुत सारी इसमें चीजें थी। लेकिन तो ये जोड़ना उससे मैं तो बिल्कुल ठीक समझता हूँ, और काजी साहब का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। जब आपको सब नजर आ रहा है, उसमें अगर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, अगर वो हिम्मत हौसला कर लेते, वो पूरा सच बताते कौम को, और ये वो थोड़ा सा मतलब अब आई डोंट नो उनके क्या तफजात हो गए, वो जाकर ऐसा वहां पर क्यों नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा सच बोल लेते, बताते जाके उस कमीशन को कि क्या हुआ उसमें। और दूसरी यहाँ पर इकबाल साहब ने भी सच नहीं बोला ना जी, संदेला साहब, आसर इकबाल साहब ने भी सच नहीं बोला ना, उन्हें भी कहे कि वो सच बोले, ख्वाजा आसफ साहब को कहे सच बोले। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें ये छोटी चीज नहीं है, इस पे जिसके पास भी जो सच है, जो हकीकत है, वो बोलनी चाहिए, वरना फिर 1 9 मई 10 9 मई और होंगे। कोई अंदर से उठकर इस किस्म की हरकतें करेगा कि वो एक जो अवाम से
इलेक्ट होकर वज़ीर आज़म आएगा, उसको आप किसी अदालत से कोई चिट्ठियां और पर्चियां लिखवा कर फारग करवा देंगे, उसके बाद फिर आप किसी फौज के घर पर हमला कर देंगे, जेल कर, इस तरह की चीजें होती जाएंगी। तो ये सच सामने आना चाहिए। जो लोग भी सच को छुपा रहे हैं, जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मुझे इससे डिसएग्री करने की जरूरत हरगिज नहीं है। सबको सच बताना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था, ताकि कोई इबरत का निशान बनना चाहिए। और 9 मई दोबारा फिर आ रही है, और इस 9 मई पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज जो वजीर आला केपी के, उन्होंने खुलेआम सरेआम धमकी लगाई है, अपने लोग इकट्ठे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के 9 मई वाले दिन वो फिर एक अपना प्रोटेस्ट करने लगे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि केपीके में अगर तुम लोगों को कोई रोके, तुम लोगों का कोई झंडा छीने, तो उसकी वीडियो बनाओ, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा मैं दर्ज करूंगा। तो इस 9 मई को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो इस किस्म का वाकया दोबारा खुदा ना करे हो जाए। तो 9 मई जो है वो उसको जोड़ना हर केस से मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल जस्टिफाइड है। यादाश्त बड़ी कमजोर है, लोग भूल जाते हैं 9 मई को। वैसे परवेज सिंदेला साहब, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, अगर मुझे नक्की साहब अगर वक्त दे तो मैं आपको जवाब दूंगा इसका। आप दे दें जी, बोले बोले बोले। अच्छा परवेज सिंदेला साहब, जो 9 मई हुई थी ना, जो आप जिसका आप बड़े तमतराक से जिक्र कर रहे हैं 9 मई का, मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं, इसी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के जमानत के केसेस लगे हुए हैं। जब भी अदालत मांगती है सबूत प्रोसिक्यूशन से कि कोई सीसीटीवी फुटेज दे, कोई जो मुजाहिरीन थे उनके पास से कोई बम निकला वो हमें दें, कोई उनके एहतजाज से कोई जख्मी हुआ वो हमें बताएं, तो प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो चलान पेश किया जाता है, अदालत पूछती है कि इसमें गवाह कौन है, तो बताया जाता है जी कि गवाह लाहौर जमान पार्क का है। अदालत पूछती है कि वकूआ रावलपिंडी में हुआ, तो गवाह लाहौर जमान पार्क का कैसे हो गया। फिर बताया जाता है अदालत को कि जमान पार्क का गवाह इसलिए पुलिस वाला रखा गया क्योंकि वहां पर मीटिंग हो रही थी साजिश की। तो फिर उस वक्त जस्टिस जमाल बंदोखेल कहते हैं कि क्या आपके एक हवलदार के कहने पर हम साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दें। ये है असल हकीकत 9 मई की जनाब सिंदेला साहब। नहीं सर, बिल्कुल भी हकीकत नहीं है ये। आप बिल्कुल, आप मुझे इसका जवाब देने का हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते नहीं है। कभी लाहौर तशरीफ लेके जाए और वो जना हाउस देखें जो आज भी जला पड़ा हुआ है। कौन सा जना हाउस जी? जना हाउस कमांडर हाउस के हैं सर, कमांडर हाउस के हैं। आप देखें, मैंने आपका हौसले से जवाब सुने, मेरा जवाब सुने, उसके बाद अगर चक्कर लगे तो स्वाद जाइएगा, फिर वो स्वाद मोटरवे का वो जो चेक पोस्ट है उसको चेक कीजिएगा, वो आग लगी हुई आज भी आपको दिखाई देगी। वो जो आपका अदालतों में सबूत देना, और सिंदेला साहब अदालतों में सबूत देना, अदालतें सबूत मांग रही है ना, आप ही हिम्मत करें सर, आप लंदन से आए ना उन जहाजों को जलाने के लिए। और सिंदेला साहब आप लंदन से आए, हिम्मत करें, यहाँ पर ये अदालत खुली है, थोड़ी सी हिम्मत, अदालत खुली है, चला जाएगा वो जीएच में भी आपको। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ आप हिम्मत करें ना, आप आए अदालतों को सबूत दे, साबित करें और लटकाएं उन्हें जनाब। और जो आपको आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक सजा दे, आए हिम्मत करें अदालतों में जाकर सबूत दे। ठीक है, ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होता सर, नहीं होते मेरे ख्याल में। ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जी। नकी साहब, फहीम साहब, चीफ जस्टिस जी नकी साहब, चीफ जस्टिस साहब 9 मई के वाकये का जिक्र करते हैं और संदेला साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आपने जिना हाउस और बाकी तंसीबात का ऊपर हमले की बात की, मुजम्मत करते हैं, हर पाकिस्तानी उसकी मुजम्मत करता है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात करनी चाहिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था 97 में जो हमला हुआ था 97 में, तो 97 वालों को सजाएं मिल गई थी। तुम लोग भाई लोगों को नाम बताएं, लोगों को सजाएं मिली कि नहीं मिली थी? क्या उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला गया था? उन लोगों को सजाएं नहीं मिलेगी थी? तो क्या उन कौन से जी? ख्वाजा असद साहब वहां पर मौजूद थे, आज भी फुटेज, सिंदेला साहब आज भी फुटेज मौजूद है, ख्वाजा असद साहब मौजूद थे। सजा किसको मिली थी? पंजाब हाउस में मुजाहिरीन को खाना दिया गया था, ब्रेकफास्ट दिया गया था, शहबाज शरीफ ने दिया था, नवाज शरीफ ने दिया था। पार्टी से तारक अजीज उस पार्टी का कभी दोबारा हिस्सा रहा है? चल जवाब बताएं क्या तारक अजीज उस दौर का कभी उस पार्टी का दोबारा कभी हिस्सा रहा है? उसी के बाद अख्तर रसूल और तारक अजीज को छोड़े जी, क्या उसके बाद वो कभी उस पार्टी का हिस्सा रहे? तो ऐसा पूरा बताया करे ना, उन पे केसें चले, उन पे मुकदमे हुए, उनको सजाएं हुए। लेकिन यहाँ पे 9 मई वाले आज भी ये देखें कि जेल के अंदर से सज धज कर वीडियो बनाकर कौम को अभी भी बरगला रहे हैं, कौम को अभी भी
उसी वही चीजें दिखाई जा रही हैं। सर आप देला साहब मैं कहता हूँ आप यकीन करें मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आप आए वहां से लंदन से आकर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगती, आप आए सबूत दे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। वक्त बिल्कुल कम रह गया। सबूत तो फिर जी फहीम साहब आप देखिए, क्विकली सबूत कमेंट तो जो है वो तो करिए। रियासत में देने हैं ना। अगर मेरे पास में हो, मेरी फिर जिम्मेदारी ये में बात आ तो जाओ, न सबूत करें। लेकर। जी बिल्कुल, हम तहरीक मजीद भी इस इंसाफ पे के बात साथ- करते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया। तमाम पे बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।